हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे बहुप्रतीक्षित आलोचक डॉक्टर नगेंद्र के प्रमुख कथनों पर। इसको लेकर कई कमेंट्स आए थे कि नगेंद्र के प्रमुख कथनों पर एक वीडियो ज़रूरी है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। इसमें जो भी कथन हमने लिए हैं वे सभी हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचक की आस्था, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, अर्थकथा, सुमित्रानंदन पंत, आस्था के चरण, चेतना के बिंब, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा नामक पुस्तकों से लिए गए हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अंत तक आप सभी इस वीडियो को देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण कथन है उनसे परिचित होंगे। पहले कथन पर बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, आरंभ में ही आचार्य शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई थी। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा है। मेरे अपने अनेक संस्कार शुक्ल जी के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर नगेंद्र आचार्य शुक्ल से प्रभावित भी हैं और उनसे अपने को अलग भी बता रहे हैं। खासतौर से डॉक्टर नगेंद्र पर जब हम चर्चा करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय आलोचकों में इनका नाम आता है। एक तो कारण है इनके जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो संपादित बुक है, उसके चलते जितने भी छात्र हैं वो सारे परिचित रहते हैं। तो और परीक्षाओं में भी खूब सारे कमेंट्स इनसे पूछे जाते हैं। खासतौर से जो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में डॉक्टर नगेंद्र का काम है वो काफ़ी अतुलनीय है। दूसरे कोटेशन पर बात करें तो उनका कहना है कि मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे और मैं यह मानने को विवश हो जाता था कि इस व्यक्ति की काव्य दृष्टि चाहे संकुचित हो लेकिन फिर भी अपनी सीमा में यह महारथी अजय है। तो आप देख रहे हैं कि कोटेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, लेकिन कुछ इसमें पंक्तियां ऐसी हैं जो कि एक दो वाक्य की होकर परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपने दिमाग में इसको बैठाइए, बाकी स्टोरी के रूप में इसको सुनते रहिए। फ्रायड के बारे में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, मैं फ्रायड दर्शन को एकांगी और उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दुरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। काम जीवन का मुख्य अंग है पर सर्वांग नहीं। ऐसी दशा में मैं फ्रायड के सिद्धांत को जीवन दर्शन के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। फिर भी फ्रायड को एक बहुत बड़ी मेधा मानता हूँ। उसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है। रस सिद्धांत में भी फ्रायड का दर्शन साधक है, बाधक नहीं, क्योंकि दोनों ही आनंद के सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं। अगला जो कोटेशन है लिखते हैं डॉक्टर नगेंद्र, जो मुझे प्रभावित करते हैं, जिनकी गरिमा मेरे मन को आंदोलित करती है, उनसे फिर मैं जूझने लगता हूँ। अत्यंत गहन अध्ययन, चिंतन, विश्लेषण तो पहला कदम है। इसके बाद उसके ग्राह्य विचारों का आख्यान, अग्राह्य विचारों का युक्ति युक्त खंडन, असंगतियों में संगति स्थापना, उनकी सीमाओं का विस्तार और समग्रतः उनकी परंपराओं का विकास करने की स्पृहा मेरे मन में बराबर बनी रहती है। इस प्रकार मैं अनेक महान प्रतिभाओं की बड़ी शक्ति के साथ अपनी छोटी शक्ति को तौलता रहता हूँ। जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया है उसके साथ शक्ति परीक्षा भी मैंने सबसे अधिक की है। आचार्य शुक्ल इसका प्रमाण है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना और उनके साहित्य संबंधी विचारों में आचार्य शुक्ल का अहम रोल रहा है। लगातार वे उनकी चर्चा कर रहे हैं इन कोटेशनों के माध्यम से। अगला जो कोटेशन है, कविता को व्यापक अर्थ में रस साहित्य, कविता को व्यापक अर्थ में रस के साहित्य अथवा ललित वांग्मय को मैं मूलतः आत्माभिव्यक्ति ही मानता हूँ। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है आत्माभिव्यक्ति। तो एक आप सूत्र
शब्द के रूप में इसको देख सकते हैं। जहाँ भी आत्मा अभिव्यक्ति कोटेशन में दिखाई पड़े तो थोड़ा सा रुक कर आप नगेंद्र के बारे में भी सोच सकते हैं, अगर विकल्प में इनका नाम दिया गया हो तो। अगला कोटेशन है, सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है। अपनी भावनाओं, मान्यताओं अथवा विचारों का प्रसार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता। सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं, सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। अभिव्यक्ति सिद्धांत का इस स्थापना से कोई विरोध नहीं है। उसके अनुसार भी व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार कविता नहीं है। अभिव्यक्ति अर्थात कला सृजन की प्रक्रिया में पढ़कर व्यक्ति भाव भी स्व पर की सीमाओं से मुक्त होकर व्यापक चेतना शास्त्री शब्दावली से निर्विघ्न प्रतीति का विषय बन जाता है। काव्य के बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण या गुण समवाय जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन ही है, प्रयोजन ही सिद्ध होता है। काव्य का प्रयोजन जब रस या आस्वाद है तो उसका मूल्य हुआ आस्वाद्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति यहाँ से कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। काव्य का प्रयोजन जब रस या आस्वाद है तो उसका मूल्य आस्वाद्य। जिस काव्य में रागात्मक आस्वाद प्रदान करने की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही उसका मूल्य होगा। ये भी पंक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है और उम्मीद है कि आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। छंद के बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं, छंद कविता नहीं है, यह मान्यता प्रायः आरंभ से ही रही है। आज इसका रूप उलट कर यह हो गया है कि कविता छंद नहीं है, अर्थात कविता के लिए छंद की आवश्यकता नहीं है, बिंब मात्र कविता के लिए पर्याप्त है। बात यहीं रुक जाती तब भी ठीक था, पर वह तो और आगे बढ़ गई है। कविता अर्थ भी नहीं है, कविता कविता भी नहीं है, कविता अकविता है। ये सब आस्थाहीन चिंतन के चमत्कार हैं जो बाल मनोवृत्ति के लोगों को ही आकृष्ट कर सकते हैं। तो खास तौर से जो कविता की परिभाषा को लेकर अलग अलग विचार अभिव्यक्त किए गए हैं, चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र में हो चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, उनके तरफ डॉक्टर नगेंद्र संकेत कर रहे हैं कि कविता अर्थ भी नहीं है, कविता कविता भी नहीं है, कविता अकविता है, या फिर कविता छंद नहीं है, कविता के लिए छंद की आवश्यकता नहीं है, बिंब मात्र कविता के लिए पर्याप्त है। इस तरीके के जो विचार व्यक्त किए गए हैं काव्य शास्त्रियों के द्वारा, तो उसको ये बाल मनोवृत्ति मानकर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। अगला कोटेशन जो है, इस प्रकार रस एक व्यापक शब्द है, वह विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयुक्त स्थायी अर्थात परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं है, वरन उसमें काव्यगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। अपरिभाषिक रूप से वह काव्यगत भाव सौंदर्य का पर्याय है। शब्दार्थगत चमत्कार के माध्यम से भाव के आस्वाद का अथवा भाव की भूमिका का शब्दार्थ के सौंदर्य का आस्वाद ही वस्तुतः रस है। तो इस कोटेशन में रस के बारे में अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहे हैं। काव्य के अनुचिंतन से प्राप्त रागात्मक अनुभूति के सभी रूप और प्रकार सूक्ष्म और प्रबल, सरस और जटिल, क्षणिक और स्थायी संवेदन, स्पर्श, चित्त विकार, भाव, बिंब, संस्कार, मनोदशा, शील सभी रस की परिधि में आ जाते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने रस की परिधि के बारे में चर्चा की है कि कौन कौन से चीज़ रस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि उन्होंने तमाम चीज़ों को गिनाया है, जिसमें कि सूक्ष्म और प्रबल, सरस और जटिल, क्षणिक और स्थायी संवेदन, स्पर्श, चित्त विकार, भाव, बिंब, संस्कार, मनोदशा और शील, ये सब क्या है, रस के अंतर्गत ही आते हैं। रस अपने व्यापक अर्थ में मानसिक अनुभूति ही है। देखिए, हो सकता है कि इतना दूर ही कोटेशन पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि ये किसने कहा है, या कि रस का मूल आधार अनुभूति है, शुद्ध मानवीय अनुभूति ही है। तो एक तरीके से
डॉक्टर नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति और अनुभूति इन दोनों पर अपनी आलोचना में जोर दिया है। ठीक है, कई इनकी पुस्तकों का नाम भी अनुभूति और आत्माभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अगला जो कोटेशन है, रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरोध मिट जाता है, जो सभी के अनुकूल पड़ता है और सभी का अपने स्वरूप में समन्वय कर लेता है। तो खासतौर से डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, रस सिद्धांत। ठीक है, अगला कोटेशन है उनका, एक प्रकार से ध्वनि और औचित्य दोनों की ही कल्पना रस के आधार पर की गई है। आपने देखा कि दो संप्रदाय, ध्वनि और औचित्य, नगेंद्र का मानना है कि दोनों की कल्पना रस के आधार पर ही की गई है। अनुभूति की सीमा के भीतर रहकर अलंकार, रीति, गुण, वक्रता और ध्वनि सभी के साथ पूर्ण सहयोग करता है और सभी का उचित सहयोग प्राप्त करता है। ठीक है, तो एक तरीके से रस को ही ये प्रमुखता देते हैं। ध्यान में रहे, कई बार विकल्प में पूछ लिया जाता है कि नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक हैं, तो ये क्या है, रसवादी आलोचक हैं। आगे वे लिखते हैं, 40 वर्ष पूर्व छायावाद ने भी रस का विरोध किया था, पर आज रस ही उसका प्राण सर्वस्व है। उसके प्राय 2 दशक बाद प्रगतिवाद ने उस पर प्रहार किया था, किंतु आज उसका जितना भी अंश अवशिष्ट है वह रस के आधार पर ही जीवित है। एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने 2 प्रवृत्तियों की चर्चा की है, छायावाद और प्रगतिवाद, जिसमें रस को गौण माना जा रहा था, लेकिन नगेंद्र उसका मूल्यांकन अलग ढंग से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ उसका मूल तत्व रहा है वो रस के अंतर्गत ही रहा है। नई कविता के बारे में लिखते हैं, नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इन रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद ने बहुत उसमें काव्य के शिल्प और वस्तु दोनों में प्रयोग करने की कोशिश की थी अज्ञे के नेतृत्व में, और रस इत्यादि जो पारंपरिक प्रतिमान रहे हैं उनसे अपने को अलग किया है। ठीक है, तो लेकिन नगेंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इन रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले। आगे लिखते हैं, सहृदय समीक्षक जहाँ अपने संस्कार और प्रातिभ ज्ञान के बल पर अनायास ही काव्य के मोती निकाल लाता था, वहाँ नया समीक्षक इलियट के शब्दों में नींबू और उसकी छूंछ को निचोड़ रहा है। तो एक तरीके से ये नए समीक्षकों के बारे में नगेंद्र का कोटेशन है। आगे भी लिखते हैं कि साहित्य रचना वास्तव में मिथक रचना ही है। हो सकता है कि ये एक वाक्य है और पूछ लिया जाए कि ये किसका कोटेशन है। आगे लिखते हैं, इस प्रक्रिया में मार्क्स के साहित्य दर्शन का साक्षात परिचय प्राप्त कर मुझे बड़ा संतोष हुआ। उनके अनेक सिद्धांतों से मुझे एक विशेष प्रकार का नैतिक बल मिला और चिंतन के एक नए स्तर पर मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। मुझे अनुभव हुआ कि कला मानव चेतना का प्रतिज्ञान है। कला आरंभ में देश काल परिबद्ध होने पर भी अपनी परिणति में उससे मुक्त हो जाती है आदि सिद्धांतों में मार्क्स ने प्रत्यक्ष जीवन की दृढ़ भूमिका पर अभिनवगुप्त आदि आत्मवादी दार्शनिकों की प्रतिज्ञाओं का तर्क सम्मत आख्यान किया है। कांट, हिगेल और उनके प्रेरणा स्रोत आत्मवादी भारतीय विचार जहाँ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आए हैं, वहाँ मार्क्स ने पृथ्वी से मानव चेतना के ऊर्ध्व शिखरों पर आरोहण किया है। तो एक तरीके से मार्क्स और मार्क्सवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बाकी जो भी पाश्चात्य विचारक हैं, कांट, हेगल इत्यादि के बारे में भी वो चर्चा करें। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आत्मवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अभिनवगुप्त हो सकता है परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए कि किस तरीके के दार्शनिक रहे हैं, तो ये क्या है, आत्मवादी। अगला कोटेशन है, नगेंद्र अपने निबंधों के बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं कि मेरे प्रत्येक निबंध में विषय के प्रति निष्ठा आपको अनिवार्यतः मिलेगी और यह निष्ठा ही वास्तव में विचार की अनुवृत्ति का मूल आधार है। विषय के प्रति इसी निष्ठा के कारण समीक्षकों की शिकायत रही है कि मेरे निबंधों में विचार एवं तर्क की कड़ियाँ इतना
ज़्यादा कस जाती हैं कि निबंध का सौष्ठव छिन्न भिन्न हो जाता है, अथवा मैं अपने निबंधों में जिस लालित्य बंध की योजना करता हूँ उसका निर्वाह अंत तक नहीं हो पाता है। ये दोनों ही शिकायतें अपने ढंग से ठीक हो सकती हैं, पर मैं इन्हें दूर करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। तो खासतौर से यहाँ पर खुद के निबंध लिखने की शैली पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी उसमें कमियां हैं, उनके समकालीन लेखकों के द्वारा की गई शिकायतें हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। अगला जो कोटेशन है, यदि रेखा चित्र और संस्मरण में स्पष्ट भेद माने तो यह कहा जा सकता है कि इनमें दोनों के शिल्प का सामंजस्य है। प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है, जिसमें बुद्धि ने प्रायः भावना के अनुशासन में रहकर काम किया है। तो आप देख रहे हैं, दो चीज़ों पर चर्चा की, बुद्धि और भावना। ठीक, यानी कि जो मनोभाव है और तर्क वितर्क है, ये दोनों नगेंद्र का मानना है कि अनुशासन में रहकर काम किया है। आगे लिखते हैं कि मेरा मन प्राचीन भारत के रोमानी प्रदेशों में विचरण करने लगा है। चंद्रगुप्त नाटक के अनेक दृश्य मेरी कल्पना के सामने नाचने लगे। शायद यहीं कहीं चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट हुई होगी। यहीं मालविका ने चंद्रगुप्त को पहली बार देखा होगा। बुद्धि ने कहा कि मालविका तो कल्पित पात्र है, परंतु कल्पना ने इसे स्वीकार नहीं किया है। जिसकी चर्चा वो ऊपर कर रहे थे, बुद्धि और भावना, उसी से ये चंद्रगुप्त नाटक को जोड़कर देख रहे हैं और पात्रों को उसकी तुलना कर रहे हैं पात्रों से। अगला जो कोटेशन है, अतः साहित्य का इतिहास सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का अंग मात्र नहीं होता, क्योंकि साहित्य की मूलभूत सौंदर्य चेतना सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का अंग न होकर उसका नवनीत या सुगंध होती है, जिसका विकास युगीन परिस्थितियों के परिवेश में होने पर भी आंतरिक नियमों से अनुशासित रहता है। तो यहाँ पर साहित्य का इतिहास क्या है, इसको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं कि साहित्य का इतिहास सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का अंग मात्र नहीं, क्योंकि साहित्य की मूलभूत सौंदर्य चेतना सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का अंग न होकर उसकी नवीनता या सुगंध होती है। इस पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, उसका विकास युगीन परिस्थितियों के परिवेश में होने पर भी आंतरिक नियमों से अनुशासित रहता है। तो मैं भी कभी ये कोटेशन पूछा जाए तो तुरंत आप इसका आंसर डॉक्टर नगेंद्र लगा सकते हैं। अगला कोटेशन है, साहित्य के इतिहास के लिए युग का परिवेश आवश्यक है, किंतु उसका मुख्य प्रतिपाद्य साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण ही होना चाहिए। अर्थात युग के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य कर्म है। इसके बिना इतिहास एकांगी और अपूर्ण रहेगा। तो खास तौर से साहित्य के इतिहास पर विचार करते हुए उन्होंने साहित्य की विकास परंपरा के साथ ही जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का जो मूल भूमिका रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये नहीं है तो इतिहास एकांगी और अपूर्ण ही माना जा सकता है। अगला कोटेशन है, वो अपनी आत्मकथा अर्धकथा के बारे में लिखते हैं, यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य मात्र है, पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण सत्य का उद्घाटन करने के लिए अनासक्ति पहली शर्त है, जो जीवन मुक्त अवस्था में ही संभव है। तो इनके जो आत्मकथा का नाम है अर्धकथा, और टाइटल से ही पता चल रहा है कि जो भी कथा है इनके जीवन की वो आधी है, पूरी नहीं है, उसी की तरफ ये संकेत कर रहे हैं। अगला कोटेशन है, कुछ अनुभूतियाँ ही ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने जीवन की अमूल्य संपत्ति मानता हूँ। उन्हें मैंने अंतर्मन की रत्न मंजूषा में बंद कर इस काल पात्र के केंद्र में रख दिया है। ये अभिलेख दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के अभिलेखों का संबंध मेरी साहित्य साधना के सुख संतोष से है और शेष का संबंध नारी के स्नेह संभार से है। मेरे अंतरंग जीवन के ये ही दो पाथे रहे हैं। वह अंतरंग जीवन कितना परवश रहा है इसका अनुभव केवल मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है। अगला जो कोटेशन है, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि डॉक्टर नगेंद्र का जोर आत्माभिव्यक्ति पर काफ़ी है और वो किसी भी साहित्य
के मूल तत्व के रूप में इसको देख रहे हैं। विचार करने के बाद संसार में केवल दो तत्वों का ही अस्तित्व अंत में मानना पड़ जाता है, आत्म और अनात्म। इस मान्यता का विरोध दो दिशाओं से हो सकता है, एक अद्वैतवाद की ओर से और दूसरा भौतिकवाद की ओर से। अद्वैतवाद प्रकृति अथवा अनात्म को ब्रह्म कहता है और भौतिकवाद आत्म को प्रकृति की ही उद्भूति मानता हुआ उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करता, परंतु वास्तव में ये दोनों ही दर्शन की चरम स्थितियां हैं और व्यवहारिक तल पर दोनों ही उपयुक्त द्वैत को स्वीकार कर लेते हैं। एक तरीके से आत्माभिव्यक्ति पर चर्चा करते हुए आत्म और अनात्म पर भी बात कर रहे हैं। तो ये कोटेशन आप अपने ध्यान में रखिए, खासतौर से आत्माभिव्यक्ति शब्द को अपने दिमाग में बैठाइए। अब एक बहुत ही फेमस इनका कोटेशन जो कि लगातार परीक्षाओं में आता है और लगभग हर प्रतियोगी छात्र के दिमाग में ये छप चुका होगा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। तो ये छायावाद के बारे में चर्चा करते हुए नगेंद्र का ये बहुत ही फेमस कोटेशन जो कि लगातार परीक्षाओं में आता रहा है। कामायनी का मूल्यांकन करते हुए वो लिखते हैं कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। तो हो सकता है कि ये कोटेशन पूछ लिया जाए, एक वाक्य का है। आगे वो प्रगतिवाद के बारे में लिखते हैं कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। ठीक है, तो इनका एक बहुत ही फेमस जो वर्ड है वो विद्रोह भी है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ऊपर सूक्ष्म विद्रोह बताया और यहाँ पर शैलीगत विद्रोह बताया है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए। आगे मुक्तिबोध का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं, बाद के जीवन की बहुविध को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। अगला कोटेशन है, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। तो देखिए इसमें दो चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो इतना दूर ही पूछ सकता है कि किसका कोटेशन है, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है, ये नगेंद्र का है। और इसी में आगे वो लिखते हैं कि उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। तो यहाँ पर काव्य और कविता दोनों की परिभाषा नगेंद्र ने इस कोटेशन में दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको अपने दिमाग में रखिए। आगे वो लिखते हैं कि काव्य आत्माभिव्यक्ति है, जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ। तो इस तरीके का अगर कोटेशन आए तो तुरंत आप उसको नगेंद्र बताइए। नगेंद्र ने साधारणीकरण पर भी काफ़ी चर्चा किया है। इसके पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण को लेकर काफ़ी विचार किया था, अगर हिंदी आलोचकों की बात करें तो। उसके बाद नगेंद्र का ही नाम प्रमुखता से आता है। उनका मानना है कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति है। ठीक है, तो कई बार इतना दूर पूछ लेता है कि साधारणीकरण को कवि की अनुभूति किसने माना है, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला कोटेशन है, मन के उच्छ्वास के साथ वाणी अनिवार्यतः उच्छ्वसित हो जाती है। वाणी का यही उच्छ्वास उक्ति वैचित्र्य है, इसीलिए व्यापक अर्थ में अलंकार उक्ति वैचित्र्य है। ठीक है, तो हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अलंकार उक्ति वैचित्र्य है किसका कथन है, तो आपका जवाब होगा नगेंद्र। और आप जानते हैं कि उक्ति वैचित्र्य जैसे शब्दों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी विचार किया है। साधारणीकरण और उक्ति वैचित्र्य करके उनका भी एक निबंध है, उसको आप देख सकते हैं। अगला जो कोटेशन है, यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समानांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं अथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। तो ये एक तरीके से यूरोप के विद्वानों पर चर्चा करते हुए रीति के संदर्भ में अपनी बात कह रहे हैं। अगला कोटेशन है, ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। तो एक तरीके से आनंदवर्धन के तरफ ये संकेत कर रहे हैं कि ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना के तत्व को ही महत्व दिया है, उसकी प्रतिष्ठा की है। तो ये भी कोटेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगला कोटेशन है, वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह सत्य है, परंतु वह उसका जीवित
या प्राण तत्व है, यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चीज़ें हैं, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं और आत्मा भी व्यक्ति की। ठीक है, अगला जो कोटेशन है लिख रहे हैं कि सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक को परिभाषित करते हुए उसको समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार मिथक क्या है। ठीक है, अगला जो कोटेशन है, साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतीत और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर नए कवियों की तरफ वो संकेत कर रहे हैं। अब इस मिथक पर चर्चा कर लिए। अब प्रतीक के बारे में लिख रहे हैं कि प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। देखिए, इतना दूर ही कोटेशन पूछा जा सकता है कि किसका है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। तो ये इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि अगर इंटरव्यू में पूछ दिया कि मिथक क्या है, प्रतीक क्या है, तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं कि प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ के विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है। अगला कोटेशन है, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस उक्ति है जिसके मूल भाव की प्रेरणा रहती है। ये काव्य बिंब के बारे में बता रहे हैं। अगला जो कोटेशन है कि सार्थक शब्द के अपने अपने बिंब होते हैं और लय, संगीत आदि भी स्रोत बिंबों से युक्त रहते हैं। काव्य बिंब की रचना में ये बिंब उपादान के रूप में काम आते हैं। तो ये बिंब के बारे में ये नगेंद्र का कोटेशन है। तो इस तरीके से हमने इनके प्रमुख कोटेशनों पर चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को ये सभी कोटेशन अच्छे लगे होंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आप लगे होंगे। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि नगेंद्र पर जो 4-5 किताबों के आधार पर मैंने उनके कोटेशंस को एक जगह रखने की कोशिश की, वो सभी आप उन सभी कोटेशनों से परिचित हो गए होंगे। खासतौर से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि साधारणीकरण को लेकर जो इनके कोटेशंस हैं उनको आप ज़रूर किताबों में पढ़िए और अपने दिमाग में रखिए। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।